दादाजी बता रहे थे और राजेश मनोयोग से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि ओझा के कहे अनुसार सारी सामग्री उसके पास पहुंचा दी गई और शाम से उस क्षेत्र में सभी का जाना वर्जित कर दिया गया। उस अतिथिशाला के चारों ओर सिपाही तैनात कर दिए गए। उन्हें सख्त हिदायत की अंदर से कैसी भी आवाजें आए उन्हें ध्यानहीन देना है। ओझा भी शाम से ही अपने कक्ष में बंद हो गया था। अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। महाराज और महारानी भी उत्सुकता से सारी रात सो न सके। ओझा अंदर अपने कार्य में व्यस्त था। आधी रात के बाद से उस ओर से कुछ आवाजें आने लगीं। कभी लगता कोई रो रहा है, अगले पल अट्टहास गूंज उठता। धीरे धीरे कोलाहल बढ़ने लगा और भोर से पहले तो लगा कि सैकड़ों लोग एक साथ रुदन कर रहे हों। फिर लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आवाजें आना बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद पौ फटने पर ओझा बाहर आए और उन्होंने सिपाही से कहा कि महाराज और महारानी को बुला लाए। सिपाही ने अंतःपुर में खबर भेजी तो महाराज और महारानी, जो कि रात से ही उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत अतिथिशाला पहुंचे। ओझा ने अक्ष के दरवाजे पर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले आया। अंदर एक चौकी पर 108 कमल के फूल रखे थे। ओझा ने महाराज और महारानी के सर पर एक तलवार पर लगे रक्त से टीका लगाया। फिर बोला, महाराज, ईश्वर की कृपा से कार्य संपन्न हो गया। बस अब आप अपने हाथों से इन कमल के फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर एक बोरी में भर दीजिए और फिर अपने सिपाहियों से कहकर अपनी रियासत की सीमा के बाहर जितनी दूर तक वे निर्विघ्न जा सकते हों वहां जाकर बिखेर दें। मुगल सेना उस क्षेत्र से आगे कभी नहीं आ पाएगी। महाराज ने आश्चर्य से ओझा को देखा तो वो बोला, महाराज विश्वास करें ऐसा ही होगा। महाराज ने वहीं बैठकर अपने हाथों से 108 कमल की पंखुड़ियों को अलग किया और एक बड़े बोरे में भरकर सिपाहियों को जैसे ओझा ने कहा था वैसे ही बिखेरने का आदेश दिया। सिपाही 2 दिन में रियासत की सीमा के बाहर जंगलों में जाकर उन पंखुड़ियों को बिखेर दिया। महाराज आगे की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें खबर मिली कि उन जंगलों में मुगल सेना प्रविष्ट हो चुकी है और कभी भी रियासत की सीमा पर आ सकती है। महाराज ने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दे दिया। ये देखकर ओझा बोला, महाराज आप निश्चिंत बैठिए, मुगल सेना कभी भी हमारी सीमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सबने आश्चर्य से ओझा को देखा, मगर उसके मुंह पर आत्मविश्वास का तेज बिखरा हुआ था। वो दिन गुजरा और देखते देखते सप्ताह भी बीत गया, मगर मुगल सैनिक संसारपुर की सीमा तक नहीं पहुंच सके। अब महाराज और सेनापति को भी विश्वास होने लगा था कि ओझा के काम की वजह से ही मुगल सेना जंगलों में सिर्फ भटक ही रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जहां तक कमल की पंखुड़ियां बिखरी गई थीं वहां तक तो वो लोग पहुंच जाते थे, मगर उसके बाद पता नहीं क्यों वे भटक कर दूसरी ओर चले जाते थे। दिन सप्ताह और यहाँ तक कग महीने गुजर गए। मुगल सेना उद फूलों की बनाई गई सीमा को किसी प्रकार नहीं पार कर पक रही थी। आखिर 3 माह तक जंगलों में भटकने के बाद उनका रसद खत्म होने लगा और सेना का धैर्य भी जाता रहा। सिपाही अब परेशान होने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में उनके सेनापति ने मुगल सेना को वापस ले जाने की तैयारी कर ली और अगले 15 दिनों में सारी सेना बैरंग वापस लौट गई। संसारपुर में उस रोज दिवाली मनाई गई और ओझा को विशेष सम्मान दिया गया। महारानी कग उस दासी को भी महाराज ने सोने से तौलकर उसके वजन के बराबर सोना उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। उसने भरी सभा में पुरस्कार ग्रहण किया और तुरंत महाराज को प्रणाम कर बोलग, महाराज मैंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया, अब मैं 10 सोने के राजकोष में दान करती हूँ। इससे आपका वचन भी पूरा हुआ
और ये सोना हमारी रियासत की भलाई के काम भी आ सकेगा। मैं इतना सोना कहाँ ले जाऊंगी? महाराज सहित पूरी सभा ने हर्षध्वनि से उसका अभिनंदन किया। उसके बाद महाराज ने ओझा से पूछा, अब आप बताएं हमें क्या करना होगा? ओझा बोला, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिन्होंने आपकी सहायता की है उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए आप एक शानदार घड़ी बनवा दीजिए। क्योंकि मैंने जब उनका आह्वान किया था तो उन्हें वचन दिया था कि वे अगर हमारी मदद करेंगे तो मैं महाराज से कहकर उनके लिए एक शानदार घड़ी बनवा देने की प्रार्थना करूंगा। बस महाराज ने तुरंत घोषणा की कि संसारपुर के पहाड़ी टीले पर हमारे महल की टक्कर की घड़ी बनवाई जाएगी। बस उसी दिन राजपुरोहित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया गया और वो घड़ी बनवाई गई जिसके पास जाने का निषेध किया जाता है। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, मगर दादाजी ये तो बताइए कि ओझा ने किसका आह्वान किया था और उन्होंने किस प्रकार सहायता की थी? दादाजी ने दोनों हाथ कान पर रखकर क्षमा मांगने की मुद्रा में बताया कि ओझा ने महारानी को बताया था कि वो भूतों की एक प्रजाति जिन्हें चीत कहते हैं, उनकी मदद से मुगल सेना का संसारपुर की सीमा में प्रवेश रुकवा सकता है। उन चीतों की ये खूबी है कि वे सामने वाले को रास्ता भुला देते हैं और वो कभी भी उनके इलाके में नहीं आ सकता है। बस उसने उस रात मंत्रों के माध्यम से उनका आह्वान करके उनसे मदद मांगी थी और बदले में उन्हें एक घड़ी देने का वादा किया था। उन्होंने भी वचन के मुताबिक मुगल सेना को भटकाकर वापस भेज दिया था। राजेश ने पूछा, क्या आज भी वहां जाने वाले रास्ता भटक जाते हैं? तो दादाजी बोले, हाँ बेटा, इसीलिए वहां जाना वर्जित है। बस मैंने इसी कारण से तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था। इस प्रकार राजेश को संसारपुर की भूत घड़ी की कहानी का पता चला।